तो नमस्ते। ग्रेसफुल लिविंग की इस मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हरदम की तरह एक नया सब्जेक्ट लेके हम लोग आए हैं और उस सब्जेक्ट के लिए मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने इस सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो हमने शेड्यूल में डालने की कोशिश की और आज हम केयरिंग फॉर हार्ट, अपने दिल का ख्याल कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम आज सुनने वाले हैं। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर। एक हम हमारे जो रेगुलर श्रोता है उनका एक फीडबैक लेना चाहते हैं। वी वांट टू फीडबैक कि ग्रेसफुल लिविंग अभी 3 साल पूरे कर रहे हैं, तो 3 साल में हमने जो भी सर्विसेज दी, जो भी प्रोग्राम किए, तो वो प्रोग्राम आपको कैसे लगे, आपका कोई सजेशन है तो वो आप बताइए। तो इस तरीके का एक फीडबैक आपसे लेना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का अभी फीडबैक बाकी है, तो उनको फोन आएगा, तो जरूर कोऑपरेट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि 18 दिसंबर को ग्रेसफुल लिविंग अभी 3 साल पूरे कर रहे हैं, तो वो एक एनुअल फंक्शन भी होने जा रहा है। वो कब होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इसके बारे में जानकारी जरूर हम आपको देंगे। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो हम चाहते हैं कि और ज्यादा लोग आपके साथ में आप भी ये प्रोग्राम में किस तरीके से शामिल हो जाए, इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। तो ये सारी सूचनाओं के साथ में मैं अभी डॉक्टर प्रेम की तरफ जाता हूँ। ओवर टू डॉक्टर प्रेम, लेट हिम स्टार्ट हिज सेशन। एक इम्पॉर्टंट नेहमीची सूचना अशी की डॉक्टर प्रेम यांना मराठी समजतं, तुम्ही मराठीमध्ये त्यांना प्रश्न विचारले तर ते त्यांना समजतील, ते उत्तर हिंदीमध्ये देतील, पण त्यांना तुमचा प्रश्न नक्की समजेल. सो ओवर टू डॉक्टर प्रेम नाव and let him start his session. लोगों को गुड इवनिंग। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ताकि आप मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी सुन पाएं और डिस्टर्बेंस नहीं। मैं भी सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने माइक बंद कीजिएगा, ताकि आपके घर की आवाज और आपका पर्सनल डायलॉग हमें सुनने ना मिले। और हम चाहते हैं कि हम अभी डॉक्टर प्रेम की बात सुनेंगे। हाँ, तो सबको गुड इवनिंग। और बहुत ही बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है जो सबने सुना ही होगा, दिल चीज क्या है जान ले लीजिए। कथन अच्छा है, पर उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि दिल और जान साथ में रिलेटेड है। तो अगर दिल का आप ख्याल रखेंगे तो जान बिल्कुल ही जरूर, जान है तो जहान है जैसे कहते हैं, तो लंबे अरसे तक जान भी रहेगी। वो तो लाइटर नोट की बात है। सीरियसली हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी की, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें करती हैं हमारे पूरे बदन के लिए। तो इसीलिए हार्ट का केयर करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपसे ये कथन करना चाहूँगा कि दिल के प्रॉब्लम क्या होते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका दिल कैसे बदलता है। ये महत्वपूर्ण और भी है, क्योंकि ना ही उम्र बढ़ने पर, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा रिसेंटली, तो काफ़ी मध्य वर्ग के जो हैं, मिडिल एज लोग जो हैं, 40, 43, 44, एक फेमस एक्टर भी अभी कर्नाटका में, उनकी भी डेथ हुई थी अभी सडन हार्ट अटैक आने से, और वो बहुत फिट थे। तो बेसिकली बात सिर्फ फिटनेस की नहीं होती है, लाइफस्टाइल की होती है, स्ट्रेस की होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण रखते हैं। पर मैं तो बात करना चाहूँगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे होता क्या है। सबसे पहले दिल करता क्या है। दिल जो है ना, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत एक मांसपेशी बोल सकते हैं इसको, जो आप इतना मजबूत है कि जो भी हमारा जो 5 लीटर या 6 लीटर का जो खून है, उसको वो दिल से पूरा पंप करता है हर जगह। तो दिल के पाइप से पूरे जगह हर जगह वो पहुंचाता है। जब
नॉर्मल हार्ट होता है ठीक है, पर इतने साल जो गाड़ी आपकी चली है तो दिल भी उतने उतने साल ही धड़का है। तो होता क्या है कि एक साइड से दूसरे साइड वो दिल जो खून है उसको पहुंचाता है, और ये राइट साइड जो है वो खून फेफड़ों में पहुंचाता है जहां से ऑक्सीजन आता है, और लेफ्ट साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन लंग को देता है, फिर आर्टरी में जाके हर जगह जो हमारे जो जो पाइप्स हैं उससे आगे बढ़ के पूरे बदन में जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे होता क्या है, रिस्क बढ़ता है, हाँ, दिल के दौरे का, लकवे का, हार्ट फेलियर जिसको हम कहते हैं। दिल का जो डिजीज है या बीमारी है वो काफी हद तक एक डिसेबिलिटी हो सकती है, काफी हद तक वो एक प्रॉब्लम हमें कर सकता है। तो जितना दिल फिट रहे उतना बेहतर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे तो उस टाइम में दिल उतना ज्यादा फास्ट नहीं धड़केगा जैसे पहले धड़कता था। तो कभी कभी नॉर्मल एजिंग में क्या होता है कि जो हार्ट रेट है, जो दिल के धड़कने का मात्रा है, वो नॉर्मल ही रहता है, वो बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे होता क्या है कि फैट डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, हमारी जो पाइप है उसमें थोड़ा सा फैट वो अक्यूमुलेट हो जाता है, वो रह जाता है, जिसके वजह से आपको पता ही है कचरा जब पाइप में जमता है तो फिर जो जो पानी होता है वो उसका जो सप्लाई वो कम होता है ना, वैसे ही उस साइड में जब कचरा बढ़ जाता है तो जो पाइप रहता है वो ब्लॉक सा हो जाता है, और उसके वजह से खून ऊपर नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता, जिसकी वजह से दिल का दौरा होने का चांस बढ़ जाता है। इतना याद रखिए, एक चीज है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि हमारी जो पाइप है उसका जो थिकनेस है, जो जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाती है डिपोजिशन की वजह से। तो अगर ब्लड ऐसा आराम से जा रहा हो, अभी और कम हो जाएगा तो उतना ही धीरे धीरे जाएगा, तो उतना ही ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होगी। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। होता क्या है कि जब ये पाइप की मात्रा बहुत कम हो जाती है, उतना ही कम ऑक्सीजन जाता है, उतना ही ज्यादा चांस है कि आपका हार्ट फेल हो, दिल का दौरा पड़े। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं तो रिस्क हमेशा ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप प्लीज अपना ब्लड प्रेशर हमेशा जांच करते रहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई रहता है वो ना ही दिल को और आंखों को, दिमाग को, किडनी को, हर चीज को इफेक्ट करता है। तो ब्लड प्रेशर आपको कैसे आप ठीक रखना है कि आपको ब्लड प्रेशर मेजर करते रहना है। दूसरा है कि कसरत, एक्सरसाइज करते रहना है, खाने में थोड़ी बदलाव करते हैं। नहीं, हवा फैन नको। और आपका जो नमक है उसका इनटेक आपको थोड़ा कम करना। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिल में दूसरी चीजें भी बदलती हैं। दिल बहुत ही एक अद्भुत सा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। काफी करंट, काफी सप्लाई जो इधर से उधर जाती है। तो हमारा दो टाइप होता है। एक तो है कि ये जो हमारे दिल में इतने सारे भाग हैं, ब्लड इधर से जाता है दिमाग की तरफ, दूसरे ऑर्गन की तरफ। दूसरा भाग ये है जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं दिल का। तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो है ना, थोड़ा सा या तो स्लो हो जाता है, या तो आगे पीछे हो जाता है, या तो फास्ट हो जाता है। तो कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, लोगों को चक्कर आ जाते हैं, खुद दिल का जो पंपिंग है वो हो नहीं पाता है। और कभी कभी एक पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो रखना पड़ता है ताकि जो दिल का जो स्टार्टर हो, जैसे गाड़ी में स्टार्टर जब खराब हो जाता है तो स्टार्ट नहीं होता है गाड़ी, वैसे ही दिल के धड़कने का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो बंद हो जाता है, और जो
पंपिंग है वो बहुत कम हो जाती है जब ये इफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको शायद पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़े। फिर कैसे, कभी कभी हाथ में, पैर में, पेट में बहुत सारा सूजन हो जाना, ये भी दिखाता है कि दिल का प्रॉब्लम शायद हो रहा है। नमक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नमक का जो प्रॉब्लम है वो भी कभी कभी ज्यादा बढ़ता है। बॉडी में नमक रहता नहीं है या बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ज्यादा टाइम ब्लड प्रेशर होने से होता क्या है कि इतना याद रखिए कि दिल पंप करे जा रहा है खून, तो जब वो थोड़े नॉर्मल प्रेशर में करता है तो पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पर है तो मसल ना, है तो मांसपेशी। तो अगर वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लोगों को होता है तो हार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उतना ही दम लगा है पंप करने में। तो वो भी उन लोगों में देखा जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अब दिल की जो बीमारी है वो क्या क्या होती है? एक तो जैसे मैंने बोला, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, जो फैट है वो जम जाए, जिसके वजह से खून कमी ऊपर जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है, तो बहुत टिपिकल है कि दिल में बोलते हैं ना, छाती में दर्द होने लगता है। छाती का दर्द जो है वो सिर्फ इधर नहीं रहता है, वो कभी कभी इधर से मुंह की तरफ या राइट शोल्डर की तरफ भी जा सकता है। उसको हम एंजाइना कहते हैं। और वो वाला दर्द बहुत ज्यादा होता है, वो दिल का दर्द होता है। और इसीलिए जब भी छाती में दर्द या कोई उलझन होती है तो हम जरूर बुजुर्गों को बोलते हैं कि उनको दिखा देना चाहिए। फिर अगर देखें तो ये सब चीजें आपको हो रही हैं और दिल का रिस्क आपको पहले से अगर है, दिल का रिस्क आपको अगर पहले से है, तो आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक है सांस फूल जाना। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी बहुत सांस फूल रहा है, लेटे हुए तो भी सांस फूल रहा है। थोड़ा सा भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर छाती में दर्द बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, कंफ्यूजन होता है, दिल, सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत थकावट हो रही है, पैर में सूजन होना, मुंह में सूजन होना, पेट में सूजन होना। आप नॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे। इतना याद रखिए कि कभी कभी बुजुर्गों में अलग वे में भी आता है। दिल का दर्द इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा सेंसलेस टॉकिंग, कुछ भी बात करने लग जाते हैं, ऐसे भी हुआ है। क्योंकि वो दर्द इतना ज्यादा मतलब खतरनाक रहता है कि उस दर्द के बाद जो बुजुर्ग हैं उनका जो सेंस ऑफ, बोलते हैं ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो भी उनको समझ में नहीं आता। तो वैसे भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि अगर ये सब चीजें हैं तो कौन से टेस्ट हमें करने चाहिए। तो एक चीज है कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जो है वो तो हमेशा हमें करना चाहिए, वो खुद भी कर सकते हैं। डिजिटल तो ब्लड प्रेशर मशीन सबके पास आजकल है ही। दूसरी बात यह है कि एक ईसीजी, ईसीजी क्यों करते हैं? क्योंकि दिल का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो सर्किट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए। कभी कभी छाती का एक्सरे भी करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज्यादा पानी अगर रह जाए और सांस फूल रहा है तो वो हमें दिख जाता है। फिर थोड़े खून के टेस्ट भी रहते हैं। अगर बहुत लगता है हमें या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है तो फिर जाके देखते हैं कि दिल को एको की जरूरत है कि नहीं। एको आगे का टेस्ट रहता है जिसमें हमको देखना होता है कि दिल का पंपिंग कैसा है, कम है, ज्यादा है, दिल का जो साइज है वो कम है, ज्यादा है, सिकुड़ गया है क्या, बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या, पंपिंग पूरे टाइम ठीक से हो रही है कि एक साइड में जो दीवार है दिल की वो थोड़ी वीक है। तो ये सब चीजें देखने के लिए एको हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आज आप अपने हार्ट को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ना ही आपको अगर हार्ट अटैक हुआ तो आपको क्या करना होगा, नहीं। हार्ट अटैक अगर हुआ तो नहीं, आपको बहुत ही हॉस्पिटल जरूर जाना होगा,
आपको ईसीजी तो जरूर करेंगे, उसमें अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे। जरूरी हमेशा नहीं रहता है कि एंजियोग्राफी करने की जरूरत पड़ती है। अगर ईसीजी में कुछ बदलाव है, आपको पहले भी हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर एंजियोग्राफी करके रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप अपने दिल को स्वस्थ कैसे रखेंगे, क्योंकि उसके लिए वही बात हम करने यहाँ पे आए हैं। सो स्वस्थता जो है वो सिर्फ दिल के लिए नहीं होती। वो हमेशा हमें देखना पड़ता है कि दिल के अलावा दिमाग, दूसरी चीजें ठीक है नहीं है, आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात या सबसे पहली बात जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब आप बोलेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी मतलब कितना करना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि 150 मिनट हफ्ते में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें तो अच्छा है। 150 मिनट एक दिन में नहीं, 150 दिन एक हफ्ते में, मतलब अगर 5 दिन भी आप करते हैं तो 30 मिनट हर दिन। उसमें भी आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो आपको देखना होगा। ऐसे नहीं आप पहले दिन ही चलने लग गए इतने ज्यादा कि आपने पहले चले ही नहीं है, स्पीड इतना ज्यादा हो गया कि दिल को एफर्ट बहुत हो गया और दिल में दुखना या सांस इतनी फूल जाती है कि आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम कहते हैं, बहुत हद तक गार्डनिंग है, बाइसाइक्लिंग है। इतना याद रखिए, बैठना और सिगरेट ये करने में बहुत समानता देख गई आजकल। बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना। सिटिंग इज एज गुड एज स्मोकिंग कहा जाता है, क्योंकि जितना आप बैठते हैं, जो बहुत सारे बुजुर्ग अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जो पैंडेमिक हुआ, जो कोविड की वजह से हुआ, ज्यादा बाहर नहीं जा पाए थे। और उसमें भी बहुत सारे बुजुर्गों ने क्या किया, घर पे ही चले। वो घर पे ही जितना भी टाइम हो, अगर बाहर राउंड नहीं मार पा रहे तो आगे पीछे चल चल के, अगर 10 राउंड नीचे मारते तो 20 बार आगे पीछे चले। बैठे बिल्कुल नहीं रहना। फिजिकल एक्टिविटी में इतना ही कहूंगा कि आपको आपकी जो सीमाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। सीमाओं का मतलब ये है, अगर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, पीठ में दर्द है, अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो वो सब चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं बोलूंगा आप एक्सरसाइज कीजिए, घर जाके आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा ना एक्सरसाइज। तो इसीलिए दिल के बारे में सोचने के साथ साथ दूसरी चीजें भी सोचनी पड़ती। फिर अगर कभी भी कहीं भी किसी भी लिमिट में आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आज भी आप छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ो। स्मोकिंग दिल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, फेफड़े के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना जल्दी स्मोकिंग आप छोड़े उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और स्मोकिंग नहीं करने से रिस्क उतना ही कम हो जाता है। इसलिए दिल का केयर करने के लिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। इतना याद रखिए, ना ही स्मोकिंग की वजह से दिल का दौरे का चांस बढ़ता है, लकवा का चांस बढ़ता है, कैंसर का चांस बढ़ता है, तो दिमाग का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ता है। तो क्यों करना ऐसी चीजें जो आपको एक ही ऑर्गन नहीं, बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करती है। फिर खाना क्या खाना है, खाना कैसे खाना है, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना याद रखिए, फैट की जो चीजें हैं, शुगर बहुत ज्यादा, सॉल्ट बहुत ज्यादा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा मात्रा, वो कहते हैं ना हर चीज होनी चाहिए लेकिन लिमिट में। तो आपके जो खाने में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉल्ट की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितना आपको चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल अच्छे से खाइए। फाइबर में जो हाई रहते हैं वो खाइए। होल व्हीट ग्रेन जिसको हम कहते हैं, होल ज्यादा चीजें खानी चाहिए। ये जो फास्ट फूड बहुत सारे बुजुर्ग वैसे भी नहीं खाते, बट फास्ट फूड का मतलब सिर्फ बर्गर और पिज्जा नहीं रहता। फास्ट फूड का मतलब दूसरे हमारे जो पकवान है, चाहे वो पकोड़े हो, चाहे वो दूसरी चीज हो, वो भी आपको थोड़ी लिमिट में लेना है। इतना याद रखिए, ज्यादा किसी का कभी भी अच्छा नहीं होता है। फिर खाने के इसमें कभी भी याद रखिए कि पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा कम नहीं करनी चाहिए या बहुत ज्यादा भी नहीं रहनी चाहिए। इतना याद रखिए, आपकी दिल का पंपिंग पे है
जब आपकी दिल का पंपिंग बहुत कम होता है, शायद 10%, 15%, 20% या 25% होता है, तो कभी कभी हमें उतना ही, आपकी कितना पानी पी रहे हैं उसकी मात्रा पे थोड़ा हमें रेगुलर चेक रखना पड़ता है, और उस हिसाब से ही पानी की मात्रा आप ले सकते हैं। फिर जहां तक खाने का सवाल है, एक स्पेसिफिक डाइट भी होता है जिसको हम डैश डाइट कहते हैं। डैश डाइट इसीलिए है, एक तो चीज है, डैश डाइट में कहा यह जाता है कि आप फल खाइए, आप सब्जियां खाइए, लो फैट का डायरी प्रोडक्ट लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिर फिश अच्छा होता है, बीन्स अच्छा, वेज खाते हैं तो बीन्स अच्छा होता है, फिर नट्स खाना है। फिर उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा फैट है ना उसको अवॉइड करना है, जैसे रेड मीट, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। कोकोनट ऑयल कुछ हद तक कंट्रोल में ठीक है। कोकोनट ऑयल पहले वेस्ट में कहा जाता था कि कोकोनट ऑयल दिल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका कोई तो स्टडी उन्होंने किया, पर जब इंडिया से और आया स्टडीज की नहीं कोकोनट ऑयल ठीक रहता है, तो फिर अभी वो भी पूछने लग गए कि कोकोनट ऑयल अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल क्यों नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, सीमा में लेना है। कोकोनट ऑयल अच्छा है का मतलब ये नहीं कि आप 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल हर दिन लेंगे और उससे हार्ट अच्छा रहेगा, वैसे नहीं होता। तो वो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज की मात्रा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कहना कि नारियल का जो तेल है, खोपरे का तेल है, वो बहुत सेफ है, सही नहीं है, या अनसेफ है, वो सही नहीं है। फिर शुगर, शुगर जो दिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मीठा, जैसे जो बहुत सारा स्वीट्स, फिर बहुत सारे पकवान जिसमें बहुत हाई शुगर होता है, वो कभी दिल के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज भी ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, अगर आप उसको थोड़ी मात्रा में ही लेते हैं और ज्यादा नहीं लेते। इतना याद रखिए कि खाने के साथ साथ हमें हमारे वजन पे भी थोड़ा ये रखना। मैं इतना कहूंगा कि बहुत ज्यादा वजन आपके में कम हो तो मेरे को ज्यादा थोड़ा टेंशन है, क्योंकि बुजुर्गों में बहुत ज्यादा वजन कम नहीं होना चाहिए। पर एक वजन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वजन रहे तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दिल के लिए अच्छा नहीं रहता। तो वजन पे भी थोड़ा आपको कंट्रोल रखना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहिए, खाना क्या खा रहे, कैलोरीज बहुत ज्यादा है नहीं है वो देख के आपको खाना है। इतना याद रखिए, आप कुछ भी खाएंगे अगर मात्रा उसकी कम रहेगी तो आपके दिल का या आपके स्वास्थ्य को वो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। हर चीज अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो उतना ही प्रॉब्लम आपके दिल को और आपके स्वास्थ्य को रहेगा। अगर आपको ऑलरेडी पहले से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सब चीजें आपको सीमा में रखनी होंगी, इसको कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि वो कंट्रोल में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीजें हैं, जो दिल है, वो कंट्रोल में रहेगा। फिर जहां तक अल्कोहल का सवाल है, 2 ड्रिंक से ज्यादा आइडियली दिन में लेना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे बुजुर्ग 1 ड्रिंक स्मॉल लेते हैं या लार्ज लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म वाइज अगेन होता क्या है ना कि हम सिर्फ एक फैक्टर को बोलते हैं। बीच में वही बोला गया था कि अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, फिर बीच में वापस बोला गया कि इलेक्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं इतना कहूंगा, अगर ले भी रहे तो मात्रा कम होनी चाहिए, मात्रा इंपॉर्टेंट है। फिर जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको हमेशा कंट्रोल में रखना है, और वो है आपकी स्ट्रेस, आपका तनाव, क्योंकि तनाव और दिल साथ साथ जाता है। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, रिलैक्स करना सीखिए, चाहे वो सपोर्ट ग्रुप्स हो, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज हो, चाहे वो कोई हॉबी हो, चाहे टीवी हो, चाहे मेडिटेशन हो। ऐसी चीज करें जिससे आपके मन को ठंडक और आपके मन को शांतता मिलती है, क्योंकि शांतता बहुत महत्वपूर्ण है आपके दिल के लिए। कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, दूसरों के साथ रहना अच्छा है, तो जितना ज्यादा आप रहेंगे उतना बेहतर। तो जब भी आप या तो मेरे पास आए या तो कार्डियोलॉजिस्ट, जिसके पास भी जाए, तो आपको ये थोड़े प्रश्न अपने मन में रखने चाहिए कि मुझे क्या रिस्क है दिल के दौरे का, हार्ट डिजीज का क्या रिस्क है,
मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या मुझे अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए वजन कम करने की जरूरत है, क्या मेरा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, क्या मुझे रिस्क हो सकता है डायबिटीज का, क्या स्मोकिंग मुझे नहीं करना चाहिए, कितना फिजिकल एक्टिविटी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और खाना मुझे कैसे खाना है दिल के लिए, और अगर मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है तो मुझे समझ में कैसे आएगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना कि मतलब दिल का दौरा आ रहा है वो कैसे समझे। बहुत सारे टाइम दिल के दौरा का जो छाती में दर्द होता है वो गैस जैसा भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे डायबिटिक्स रहते हैं जिनको सिर्फ ऐसे लगता है कि नहीं भाई छाती में थोड़ी जलन हो रही है, ऊपर की तरफ आ रहा है, पर बाद में समझ में आया कि नहीं भाई दिल का दौरा। तो इसलिए जब भी दिल के मामले में, छाती के मामले में दर्द होता है तो हम यूजुअली एक ईसीजी करने को कहते ही हैं, क्योंकि गैस हो तो अच्छा है, गैस नहीं हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर दिल का प्रॉब्लम है तो फिर वो जानलेवा भी हो सकता है। इतना याद रखिए कि दूसरे लोग, जैसे जो यंग लोग हैं और बुजुर्गों में, और बुजुर्गों को की जो ट्रीटमेंट रहती है दिल के केयर के लिए वो अलग रहती है। चैलेंज क्या मैं देखता हूँ, एक तो है कि बहुत सारे टाइम आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर याददाश्त में प्रॉब्लम हो सकती है, आप विजन में प्रॉब्लम हो सकते हैं जिस पर से आप दवाइयां शायद ले नहीं पा रहे हैं, आप अकेले हैं, केयर नहीं है, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां हैं, डिप्रेशन है, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम करती हैं मेरे आपके दिल की चीजों को ठीक करने की। इतना याद रखिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप जितना स्वतंत्र रहें, जितना आत्मनिर्भर रहें उतना अच्छा है। पर कभी कभी दिल की पंपिंग जब खराब रहती है तो बहुत मुश्किल रहता है आत्मनिर्भर रहना, और शायद दूसरों पे थोड़ा बहुत निर्भरता आती है। तो ठीक है, तो अगर निर्भरता भी आती है तो वो हेल्प हमें लेना चाहिए, क्योंकि हेल्प के हिसाब से ही फिर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना याद रखिए कि दिल का केयर करना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। आपको आपको हर चीज वैसे ही करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना दिल का जो है वो केयर करना वो उतना आसान नहीं रहता है। फिर इतना याद रखिए कि दिल का जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, उसके साथ दूसरे जो बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन सब चीजों को भी उतना ही आपको कंट्रोल में रखना है जितना आपको सिर्फ दिल की जो प्रॉब्लम है उसको रखना है। इतना याद रखिए कि कुछ भी हो, आपको आपका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में रखना है। तंबाकू का जो सेवन है उसको भी प्लीज कम करना है। फिर कहा हमेशा ये जाता है कि नहीं, एक लो डोज एस्पिरिन क्या सबको लेना चाहिए। अगर आपको अल्सर का प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लीडिंग पहले हुआ है, तो एस्पिरिन आप लो डोज भी लेंगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकता है, तो वो बच के रहिए। ब्लड प्रेशर जो है वो प्लीज मेजर करते रहिए, खुद पे भी कर सकते हैं। कभी कभी दवाइयों के वजह से भी साइड इफेक्ट हो जाता है, तो पैर अगर सूजन हो रहे हैं और आपको और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि थोड़े दवाइयां भी चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो छाती का दर्द होता है, जब हार्ट अटैक होता है तो क्या हो सकता है, एक तो है कि दर्द आपके ऊपर के हाथ में हो सकता है, पीछे हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, यूजुअली 15 मिनट से ज्यादा होगा। उसके साथ साथ आपको उल्टी हो सकती है, उल्टी जैसा भी हो सकता है, सांस फूल सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा टाइम, जैसे मैंने बोला, जस्ट आपको एक मतलब पसीना आ रहा है और कुछ नहीं आएगा। तो इतना याद रखिए,
जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है दिल का, तो आपको उसको टॉलरेट नहीं करना है। दर्द होता है तो बताना है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। इतना याद रखिए, जितना टाइम बढ़ता है दिल के दौरे के बाद, उतना ही मुश्किल होता है कि दिल का जो भाग है उसे बचाना, क्योंकि दिल के बहुत सारे भाव रहते हैं, लेकिन जब दिल का दौरा पड़ता है तो उस टाइम के लिए ऑक्सीजन वहां कम हो जाता है, जिसके वजह से वो पार्ट आजीवन मर जाता है, और वो नहीं चाहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि पंपिंग कम हो जाती है, पंपिंग नॉर्मली 50, 60, 70% होती है, पर अगर दिल का दौरा पड़े तो उस एरिया में पंपिंग, जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की मात्रा, वो उस टाइम पे कम हो गई थी, जिसकी वजह से पंपिंग थोड़ा स्लो हो। तो वो तो हमें ऑफकोर्स एको करके ही पता लगता है। इतना याद रखिए कि एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज को हम हमेशा उतना ध्यान नहीं देते जितना हम दवाई लेने में ध्यान देते। फिर एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिल के लिए अच्छा है, और वो है नींद। अच्छी तरह से सोएंगे तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, दिल का दौरा पड़ने के चांस रहेंगे। अच्छा, एटलीस्ट एक 5 से 6 घंटा अच्छे से सोना है। अगर बहुत सारे नींद में प्रॉब्लम है तो वो भी काफी चीजें, काफी टाइम आपको रिस्क कर सकती है। फिर आप क्या बदलेंगे? आप एक हेल्दी दिल के लिए क्या बदलेंगे? एक तो जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग बंद करना है। दूसरा, डाइट। डाइट को अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ऐसा डाइट लीजिए जिसमें विटामिन हो, मिनरल हो, फाइबर हो। कैलोरी कम होना चाहिए। सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, जैसे अंडा ले सकते हैं, फिर फिश ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। वेट कंट्रोल में रखिए। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बोला 150 मिनट पर हफ्ते। इतना याद रखिए, शुगर है तो डायबिटीज, शुगर का कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, सिर्फ डायबिटीज है, आप बोलेंगे नहीं वैसे भी मुझे दिल का प्रॉब्लम होने वाला है, नहीं। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा तो नहीं होगा दिल का प्रॉब्लम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस है उसको आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। तो आप पूछेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखें। इतना याद रखिए, स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें, मैं स्ट्रेस के बारे में ज्यादा बात क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज है वो सिर्फ दवाई देने से या ये करने से खत्म नहीं हो जाती। स्ट्रेस के वजह से आप बहुत बुरी चीजें कर सकते हैं, जिसके वजह से दिल का दौरा पड़ने का चांस बढ़ सकता है। एक तो है स्मोकिंग, दूसरा है बहुत ज्यादा खाना खाना। स्ट्रेस जब ज्यादा रहता है तो खाना खाना बढ़ जाता है। फिर एक ही जगह बैठे रहना, चलना नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होना। फिर वेट बढ़ जाना, फिर बोलना मेरे लाइफ में इतना स्ट्रेस है, कुछ ठीक तो हो नहीं रहा, दवाई क्यों लूं। तो दवाई नहीं लेंगे तो रिस्क तो बढ़ेगा ना फिर दिल के प्रॉब्लम का। फिर बॉडी रिस्पॉन्स जो ये रहेगा उस स्ट्रेस का, वो क्या कर सकता है? सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है। वो आपके एनर्जी को बिल्कुल कम कर सकता है, नींद बिल्कुल चली जाएगी। डिप्रेशन, गुस्सा, फिर हमेशा नेगेटिव सोचना, कुछ भी कर लिया सोचना कि नहीं भाई लाइफ तो मेरा सफल हुआ ही नहीं। ये सब चीजें नहीं है अच्छी दिल के लिए, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा जिसकी वजह से दिल खराब हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड का फ्लो हार्ट को कम हो सकता है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? एक तो है खुशी। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके दिल के लिए अच्छा है। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि पॉजिटिव देखना, नहीं अच्छा होगा हमारे साथ, अच्छा हो रहा है, फिर बुरे के बारे में नहीं सोचना। फिर ग्रैटिट्यूड,
ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या नहीं है हमारे इसमें, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं, जो है उसके लिए क्या, इतना जो भी हुआ है, इतने उम्र तक हम पहुंचे हैं, मानते हैं कि बहुत पड़ाव देखे हैं, ऊपर नीचे, खुशी गम, लोग मरे होंगे, लोग छोड़े होंगे, लोगों के टच में नहीं है, खुशियां होंगी, पर इस स्थिर तक हम पहुंचे हैं। तो जो हमारे पॉजिटिव हैं, नहीं हमारे अभी भी बच्चे हैं या जो भी हो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उस पॉजिटिव को सोच के एक थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई इतना तो है। फिर वजह कुछ भी हो, हर दिन कुछ वजह होनी चाहिए, चाहे अपने लाइफ में डिफरेंस करना चाहते हैं या दूसरे के लाइफ में। जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे, जितना आप कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर, तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन आएगा। तो पॉजिटिव अगर मानसिक स्थिति रहेगी तो शुगर का कंट्रोल बेटर रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेस बोल तो रहे हैं, पर उसका करे क्या? आप पूछेंगे डॉक्टर साहब स्ट्रेस 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 बोल रहे, करे क्या उसका? तो क्या करना है? एक्सरसाइज कीजिए जो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है, चाहे वो वॉक हो, कभी कभी तो सिर्फ जो नेचुरल नेचर में जाके आदमी का स्ट्रेस चले जाता है। भाग दौड़ में हम सिर्फ गाड़ियों का सुनते हैं, हॉर्न सुनते हैं, लोगों की आवाज सुनते हैं, पर कभी कभी नेचर में जाते हैं और कभी कभी लगता है कि एकांत ही रहे, साइलेंस ही रहे, उतना काफी है, और ऐसा लगता है कि नहीं भाई स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो। अपने फैमिली, अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालिए। सोशल बॉन्डिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर नींद अच्छे से होनी चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक, हमेशा एक रिलैक्सेशन टेक्निक मन में होनी चाहिए कि आप, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई और चीज हो जो आपको हेल्प करते हैं। तो इतना याद रखिए कि दिल की जो बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम दवाई खाएंगे या हम अपना वजन कम करेंगे या ये चीजें वो चीजें करेंगे तो ही ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल के दौरे के लिए मत रुके, हर साल एक हेल्थ चेकअप कीजिए। आपके दिल का चेकअप होना चाहिए, एक ईसीजी ही सही, थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं, साल में एक बार प्लीज करके देखिए। ब्लड प्रेशर हो, शुगर के लेवल हो, कोलेस्ट्रॉल के लेवल हो, चॉइस हमेशा हेल्थी होनी चाहिए। बीच बीच में आपको चीट डेट हो सकता है, थोड़े दिन हमने स्वीट खा लिया, थोड़ा ज्यादा तेल खा लिया, ठीक है, पर हर दिन नहीं। फिर मदद, जब भी आपको लग रहा है छाती में दर्द हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, तो टॉलरेट मत कीजिए, हेल्प इमीडिएटली आपको चाहिए। जितना जल्दी आप हेल्प के लिए जाएंगे उतना चांस है कि परमानेंट डैमेज नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए कि आपके हाथ में है आपका जो हेल्थ, चाहे वो दिल का हो, दिमाग का हो। तो और ये जितना जल्दी शुरू हो, मैं तो ये कहता हूँ दिल के जो हेल्थ है वो मिडिल एज में शुरू होना चाहिए, 30-40 टाइम में ही दिल के हेल्थ के बारे में बात। क्योंकि ऐसे तो नहीं होता कि सडनली एक दिन दिल बुजुर्ग हो जाए या दिल ओल्ड हो जाए और चीजें आ जाए। तो यही एक संक्षेप में कहूंगा कि दिल के बारे में और दिल के क्या कंडीशन होते हैं और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपके कोई भी तर्क हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी खुद के भी अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हो, आप शेयर कर सकते। थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे ना नींद में पैल्पिटेशन बहुत होता है और मैं लेफ्ट साइड में सोती हूँ तो मुझे नींद आती है। वो पैल्पिटेशन काफी दिनों से हो रहा है, मुझे क्यों है पता नहीं है। दिन में नहीं होता है लेकिन रात को तो महसूस होता है, ये तो मैं नींद से जाग जाती हूँ। देखिए मैम, पैल्पिटेशन के तो काफी कारण होते हैं बुजुर्गों में भी। मोस्ट कॉमन कारण पैल्पिटेशन का तो क्या कहते हैं, एंजाइटी भी रहता है। अगर आप एंग्शियस नहीं है
ऑफकोर्स वैसे नहीं लग रहा है, पर आपको रात को कुछ एंजाइटी अगर हो रही है तो फिर उसके वजह से भी हो सकता है। अगर ये पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, उसके वजह से आपको बहुत घबराहट होती है, तो फिर उसको दिखाना जरूरी है। और अगर नहीं हो रहा है, बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर अगर बहुत कॉमन फ्रीक्वेंटली होता है तो फिर उसको चेक करने की जरूरत है। पैल्पिटेशन, हाँ पैल्पिटेशन यूजुअली कॉमन तो एंजाइटी होता है या ये कुछ निकाला, हाँ हाँ ईसीजी नॉर्मल है, जस्ट 4-5 दिन पहले ईसीजी निकाला, हाँ, ईसीजी नॉर्मल है। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाँ हाँ तो हाँ, वजह से हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दिल में थोड़े से चेंज होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पैल्पिटेशन के फॉर्म में ही आएंगे, बट हाँ थोड़े चेंजेस होते हैं। ओके, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। बोला बोला। हाँ, मैं बोलूं? या बोलिए। आपने अभी जो जो सिम्टम बताए ना, एक्चुअली मेरी माँ को शी इज 87 नाउ, और पहले लॉकडाउन में उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। हम लोगों ने अंबानी में एडमिट करवाया उसको, 2 दिन रही भी वो, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब उसका जैसे चलना फिरना ऑलमोस्ट, और आपने ये जो बोला ना ब्रेथलेसनेस, तो अभी उसको इतनी ज्यादा है ब्रेथलेसनेस, जो सारे सिम्टम बताए ना वो सारे हैं उसके पास। पर अब मैं उसको क्या करवाऊं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अब वो मतलब हिलती डुलती है, इतने में भी वो थक जाती है। तो मतलब एक डायग्नोसिस तो ये था कि शायद 75% ऑफ हार्ट इज गॉन, ऐसा था। फिर एक जब दोबारा चेकअप कराया तो बोला नहीं, 75 इज इंटैक्ट, 35 इज नॉट वर्किंग। तो अब एक्चुअली वापस फिर ये बीच के लॉकडाउन तो उसका चलना फिरना पूरा बंद हो गया था। तो घर में भी अब वो कुछ मतलब, पर बस उसका प्लस पॉइंट एक ही है कि शी इज वेरी रेगुलर, वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, खाना वाना उसका बहुत सही है। तो एट 87 आल्सो शी इज प्रीटी वेल, पर बस वो जो ब्रेथलेसनेस और थकान, कुछ दवाइयां उसकी चालू है सारी, जो भी अंबानी के डॉक्टर की ही चालू है। हाँ तो मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर बहुत टाइम से अगर चेकअप नहीं हुआ है, हाँ ऑलमोस्ट साल भर होने आ हाँ तो चेकअप मेरे हिसाब से आपको कराना चाहिए। वो बेस्ट वे रहेगा जानने के लिए कि अभी उनकी हार्ट की या दिल की सीमा क्या है। तो मेरे हिसाब से ब्लड टेस्ट, और अगर जरूरत पड़े तो ऑफकोर्स ईसीजी और एको करके देखने की जरूरत पड़ेगी। ओके ओके, क्योंकि अदरवाइज शी इज मतलब हिम्मत भी रखती है, पर वो थकान ही उसको इतनी हो जाती है और ब्रेथलेसनेस इतनी हो जाती है, वो कुछ नहीं तो शी वाज वेरी डिसिप्लिन। मैं मेरे हिसाब से एक बार चेकअप कर लीजिए, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। हेलो बोलो सर। हॅलो हाँ बोला बोला प्रभू ना। हा डॉक्टर मी शुक्ल बोलतोय. हाँ यस। माझं नुकतंच बायपास झालं मे मध्ये बायपास झाली आणि मला ते वॉटरी स्वेलिंगचा त्रास, म्हणजे पायावर जी सूज येते त्याच्यात वॉटर कंटेंट वाढल्यामुळे तो त्रास होतो. आणि एक लिटरच्या वर पाणी पिऊ नका म्हणून डॉक्टरनी ऍडवाइस केली. 1 लिटरच्या वर पाणी प्यायचं नाही असं त्यांनी एक मिनिट डॉक्टर प्रेम रिस्पॉन्ड करे ना उसको। नहीं, डॉक्टर मेरे हिसाब से आपको वो फॉलो करना चाहिए अगर उन्होंने बोला है आपको। हाँ हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि हमेशा जो पानी की खूप मात्रा रहती है उसका डेली वजन खूप कमी झालं. हाँ डेली 1 किलो वजन कमी झालंय. आता मी 85 वरून 69 वर आलोय. म्हणजे वॉटरी हे बाहेर पडल्यामुळे
ते वजन डेली त्याचं खूप कमी होतं. हाँ, आपकी शायद दवाइयाँ भी चल रही होंगी जिसकी वजह से वजन कम हो रहा है। ये चालू है और उसी के साथ में ये ट्रीटमेंट है। हम्म। तो यानी ये वाटरी ट्रीटमेंट और हार्ट का कोई मतलब होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है सर, क्योंकि अगर आपको हार्ट डिजीज है, जो आपको बाईपास भी हुआ है, और उसके बाद अगर हार्ट में पंपिंग बहुत ज्यादा पानी वानी पिएंगे, आपका पंपिंग एक्टिविटी बहुत कम अगर है या रिलेटिवली कम है, तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है। अल्टीमेटली बॉडी एक क्लोज कंटेनर है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो हार्ट उतना ले नहीं पाता और फिर पानी भर जाता है। पानी जाएगा कहाँ? तो कभी कभी फेफड़े में बढ़ जाता है और हाँ। कभी कभी सांस फूल जाता है, और फिर जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमें ऑफ कोर्स वो वाटर थेरेपी जो हम कहते हैं, जिस दवाइयाँ देते हैं जिससे पानी निकालना पड़ता है, और फिर हाँ। उस हिसाब से फिर वो बेटर होता है। उसमें वेट लॉस होता है। अच्छा, बट ये कॉमन है वाटर लॉगिंग नहीं, मतलब वाटरी नहीं, प्रॉब्लम्स। हाँ, नहीं, हार्ट और फ्लूइड साथ साथ जाता है। फ्लूइड अमाउंट, क्योंकि हार्ट के साथ फ्लूइड का जो कंटेंट है उसको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, सर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक्सरसाइज में कुछ तकलीफ होती है क्या? यह वॉकिंग एक्सरसाइज मेरा कंटिन्यू चल रहा है 40 मिनट का। वो बोलते हैं दिन में 40 मिनट वॉकिंग होना चाहिए। तो दैट आई एम डूइंग मॉर्निंग 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट। सर मैं तो कहूंगा कि इफ यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस देन यू शुडंट हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, हेलो सर। हेलो पूछिए। हाँ थैंक यू। हेलो Yes. सर. हाँ ललिता डोंगरे विचारा. मला असं विचारायचंय, माझी जी बहीण आहे हम्म. ती 7 वर्षांनी माझ्यापेक्षा लहान आहे, म्हणजे जवळजवळ 65 उम्र 65. हम्म. तर 4 वेळा तिची एंजियोप्लास्टी झालेली आहे हम्म. आणि शुगर, थायरॉइड, इन्शुलिन 2 वेळा घ्यावं लागतंय तिला. वजन आहे आणि आता हात तुटला त्यावेळेला ईसीजी ॲबनॉर्मल आला आणि मग लगेचच तिला परत एंजियोप्लास्टी करावी लागली 4थ्या वेळेला. फिरायला काय जात नाही, आहार काय बरोबर, म्हणजे जे नाही खायला पाहिजे ते खाणार, आणि व्यायाम वगैरे काहीच नाही, आणि चालताना मग दम लागतो, श्वास फुलतो. तर काय, आणि डॉक्टरांची औषधं तर सारखी चालू आहे. ते ॲम्युनिशन फॅक्टरीमध्ये आहेत माझे तिचे मिस्टर, तर ते ॲम्युनिशन फॅक्टरीमध्ये त्यांच्याकडून सगळं फुकट मिळतं. याचा अर्थ मी म्हटलं फुकट होत आहे तर दररोज तुम्ही एंजियोप्लास्टी करणार का? फुकट करून मिळते याचा अर्थ काय? बरोबर. तर मला असं वाटतं काय करायला लागेल. 4 वेळा झाली एंजियोप्लास्टी. हाँ माझी, आणि मैं तो इतना ही कहूंगा, उनको देखे बिना मुझे कहना बहुत मुश्किल रहेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बम्बई में है वो। हाँ वही बोल रहा हूँ कि होता क्या है कि जब आप पेशेंट के बारे में बता रहे हैं तो उनको देखे बिना, स्पेशली दिल का अगर पेशेंट है तो कहना बहुत मुश्किल है, तो इन्फॉर्मेशन और लगेगा ही। थायराइड भी है उनको, इसके वास्ते वो बोलती है कि थायराइड है इसलिए वजन बढ़ता है मेरा. नाही केलं मी म्हटलं असं का झालं. हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करना? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत सारी चीजें, एक तो है कि खाने में आपको कंट्रोल रखना है, स्पेशली फैट, तेल की जो मात्रा है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा होना चाहिए। एक्सरसाइज करीब आधा घंटा 40 मिनट डेली, टोटल 150 मिनट्स कहा जाता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है बहुत ज्यादा तो ऑफकोर्स उसके लिए दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं।
शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को वो हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखेंगे तो शुगर को हेल्प करता है, तो वो दोनों इफेक्टिव है। फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें हैं जो करने की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए। हेलो सर, एक थैंक यू सर, थैंक यू हेलो सर, किसी ने मुझे बताया कि कुछ दिल का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, कि जैसे कि आपने बताया जॉज में पेन है, हैंड में है, और डॉक्टर की हेल्प लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो डिस्प्रिन 325 mg 1 टैबलेट, एटोस्टेरोवेटिन 80 mg 1 टैबलेट एंड क्लोपिटैब 150 mg 2 टैबलेट। तो इसका एक डोज ले लेंगे समझो, तो आपको और 1-2 घंटा हेल्प मिलेगी तो टाइम, यानी कि दैट गोल्डन आवर्स विल बी सेव्ड। तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू? I will read the names of the medicine again. No, I have heard. नहीं, Okay. होता क्या है ना कि ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते हाँ, कि सबको ये लेना चाहिए जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता है कि अगर दिल का दौरा है और आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे। अगर कोई डॉक्टर आके देख चुका है आपको हाँ, और उनको लग रहा है कि नहीं ये दिल हाँ, का दौरा हो सकता है, तो फिर वो खा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दोनों जो दवाइयां आपने बोली उससे ब्लीडिंग भी होता है। तो Okay. अगर पहले किसी को कभी भी ब्लीडिंग हुआ है हाँ, उसी दवाई से, या कभी अल्सर है या पेप्टिक अल्सर जिसको हम कहते हैं, पेट में अल्सर होना, या खून लॉस करने की कोई बीमारी है, तो अगर ये दवाई देंगे तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा। ओके ओके, हाँ, तो यूजुअली हम लिमिट करते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ने क्लिनिकल देख के लग रहा है वो दिल का दौरा है तो वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टाइम हेल्प करता है। अगर हॉस्पिटल जाएंगे 1 घंटे बाद और सस्पिशन कार्डियक का ही रहेगा तो ये दवाइयां ही दी जाएंगी। ओके। और खांसी करते रहिए ऐसे भी बोलते हैं, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज आल्सो यूजफुल? टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी मिनिमल ये है। अल्टीमेटली व्हाटएवर वी ट्राई टू डू इज टू लिमिट द टाइम। हमेशा बोला जाता है कि यू शुड, इफ देयर इज अ सस्पिशन, मेक श्योर दैट यू रीच। ओके, और उस टाइम में मैं इतना कहूंगा कि अगर आप किसी के साथ वाले हैं या ये है, हाँ, एटलीस्ट हाँ, अगर आपके घर पे ब्लड प्रेशर मशीन है हाँ, हाँ, या सैचुरेशन है, हाँ, हाँ, वो सब चीजें अगर आप मेजर करके ऑलरेडी रखें तो हाँ, फिर जब तक वो आते हैं एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। और एक बात है कि अभी देखो मेरा घर के सामने ही हॉस्पिटल है, सुश्रुचा हॉस्पिटल। तो कभी कभी ऐसे सुना है, यानी कि आप मूवमेंट कम से कम करना, तो जब तक स्ट्रेचर नहीं आता है तब तक यानी कि ऐसे ही पढ़ते रहो, कुछ जैसे कि कुछ मूवमेंट मत करो, कुछ मत करो। तो वेदर इट इज मीन्स useful to go there by walk instead of any help or any that stretcher is coming, or it is better to wait for that time in the No, particular position? I would say it's always not, बेहतर होता है कि अगर आप एग्जर्ट नहीं करें, हाँ वही, हाँ, पर कभी कभी चॉइस नहीं रहता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अकेले है, उनको समझ में हाँ, आ गया, ऐसे भी हाँ, पेशेंट्स हुए हैं जो हाँ, खुद हाँ, के वजह से बचे हैं, कि उनको हाँ, समझ में आएगा कि नहीं ठीक नहीं, अगर वो रुके हाँ, रहते किसी के लिए तो शायद टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता, हाँ, 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 स्पेशली अगर हॉस्पिटल पास में है तो। हाँ, 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 तो फिर मेरे हिसाब से वो क्विक एक्शन सही रहेगा। पर ओके, अगर आदमी कर ही नहीं पा रहा और हेल्प के साथ ही कर हाँ, सकता है हाँ, तो फिर तो नो चॉइस। ओके ओके। हाँ, तो कर सकता है तो करना ही बेहतर है ना, यानी कि बेटर है, वेट। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि हॉस्पिटल 3 किलोमीटर दूर है तो दिल का दौरा बहुत ज्यादा ओके बढ़ जाएगा तब तक। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। योर सेशन वाज वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। और आपका जब भी होता है, बिकॉज यू टॉक ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो वी आर अवेटिंग एंड वी आर वेरी ईगर टू लिसन टू यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। डॉक्टर मेरा एक सवाल और था कि ये जो फ्लूइड वाली बात आपने अभी एक सज्जन ने पूछी थी आपसे, तो मेरी माँ का वो स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ था, वो फ्लूइड हो गया और फिर वो ब्रेथलेस है। पर अभी जो मैं एक पूछ रही हूँ कि क्या वो भी हार्ट से रिलेटेड, उसके राइट हैंड में एट टाइम्स और रेगुलर पेन नहीं है, समटाइम्स बीच बीच में जैसे होता है, बोलती हूँ जैसे ऐसे ऊपर से कुछ नहीं लगता है पर स्क्वीजिंग कुछ पेन, और चीज मतलब वो इतनी घायल हो जाती है एक तरह से, इतना जबरदस्त दर्द होता है। तो वो भी उसी का है? वो हो भी सकता है मैडम, नहीं भी हो सकता। यूजुअली जब हार्ट के पेशेंट्स को हम वो एंजाइना की दवाई तो देते ही हैं,
हाँ तो वो तो 3 बार वैसे भी ले ही रहे होते हो, और हमेशा बोलते हैं कि अगर बाद में है, बाहर है, तो फिर वो जो नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी वाली दवाई है वो आपको एडेड भी लेनी पड़ सकती है। तो वो हाँ। जरूरी नहीं हमेशा दिल का है, पर जब नॉर्मल चल रहा है और वो दवाई दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हाँ फिर क्योंकि ऐसा कोई है, ऐसा किसी ने लिखा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक बार दिल का दौरा पड़ा तो बार नहीं हो सकता है। एक बार हो गया तो चांस और बढ़ता ही है, तो मेरे हिसाब से वैसे करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अच्छा आज जैसे दिन में एक बार भी नहीं हुआ, और कल उसको दिन में भी 2-3 बार हुआ, और आधी रात को भी हुआ। टाइम कुछ फिक्स नहीं है, पर वो जब होता है तो अरे मैं क्या करूं, हाथ बस वो ऐसे हाथ ही पकड़ लेती है, एकदम बहुत ज्यादा होता है। चलिए, आपने बोला, मैं एक बार उसका चेकअप भी करवाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। लेसन सच में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वाटर इनटेक और ये फ्लूइड वाला तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं आया था कि हार्ट अटैक है तो हार्ट से रिलेटेड फ्लूइड का क्या लेना देना है। पर अभी आपने सब समझाया तो बहुत अच्छी तरह से सब समझ में आ गया। मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे पूरे बॉडी में सब संतुलन में रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम है। हर चीज को संतुलित करते हैं तभी जाके हेल्थ बेटर होता है। यस डॉक्टर। Doctor, I हाँ, am Lakshman Pai. बोले या I had 2 months back my angioplasty. 2 follow-up is over and follow-up checkup is over. I am improving now. My doctor told me to control on my intake of water. What is the reason for that? Yeah, that's what we were talking about actually. Fluid is always, see what happens with the heart is depending upon the amount of course, the area of your heart which has been affected. Fluid, if it is too much, then the heart has to work more harder, and the stress on the heart increases. So when that increases, see, ultimately it's a closed body. So you have to Yes. understand that the blood supply is only that 5 liters. So when that excess amount of water just gets accumulated, and the heart is, and your heart is weaker Yes. as compared to a normal heart, it will be very difficult. For example, when you were younger and you didn't have a heart problem, if you had 5 liters of water, you will not have a problem. It will go off, it will maybe go through the urine, it will drain off through sweating. But as you get older, the loss of water obviously becomes more difficult. But in the case of the heart, when the fluid is too much, it has nowhere to go. So it will go in the lungs, it will actually sort of, and then your breathlessness will increase. That's why as a doctor, we always tell you to limit your fluid intake so that there isn't too much of burden of pumping on the heart. Because more the fluid, more the burden on the heart, and a weaker heart will not be able to take that burden. And the heart will fail. But my passing of urine is normal. It has no. Yeah. See, passing of urine has nothing to do directly only with that. What I am saying is we have to make sure that the load on the heart is not too much. And in your case, if, for example, if you are suddenly one day you take 3-4 liters and you realize that you're actually having too much of breathlessness, that is because the heart is weaker and it's not able to drain out that extra water. But now what is most of the drugs that they have given is creating dehydration. Added to that, the water reduction, with the result that constipation is becoming normal thing now. Okay. So, there is a real problem of constipation every day, creating problem. Yeah, unfortunately, some of the drugs for the heart also lead to constipation. Correct. So we obviously go for more of a middle approach. We have to say that it shouldn't be too much of water, it shouldn't be too less. So we usually try to go in a middle path wherein only for that particular time, if you see, ultimately it's all risk benefit. I know constipation can be very irritating, but a heart failure is fatal. So that is why we obviously have to take it as a risk benefit and make sure that we are still able to do it by other ways. For example, increasing roughage and eating things with more fiber. Because I know water is important, but ultimately control of water is purely because so that your heart doesn't get too much of load. It's all risk benefits, sir. But the pressure you are applying to pass the stools, has it got any impact on the heart?
Usually, no, it will more have an impact that you will obviously have a more risk of hemorrhoids. And if you already have hemorrhoids, then the hemorrhoids bleeding chance will increase. So it is more problematic in that way. I agree, constipation is very, very irritating, but unfortunately, it is a balance between, you can say, the bigger evil. So you have to take care of the heart purely because it can be fatal. Another question is, the salt intake. Of course, I can understand salt has to be reduced as much as possible, but I have seen several research papers where they say increase of half a spoon of salt will result only in about 2 to 3% increase in your blood pressure. Supposing you are having 125, it may become 128 or 130. But that is the effect they say. Several research papers from USA, I have read that. Is it true, or what is the? It is just like your contradiction between intake of coconut oil and earlier and now. Yeah, see, sir, what I would say is ultimately one is, yes, research is there, but if the research is not Indian research, then it is difficult to apply to Indian population. Why? Because the Indian population is very heterogeneous. If I have to put in a single area of Bombay, there will be different people eating different amount of food with different constituencies. So usually we do not just generalize it. In older adults, we never generalize. Every older adult is different because the constitution of problems will be very different. But what I believe is ultimately it's not about the increase in blood pressure is very less. Is that increase in blood pressure at that time going to be fatal? I think that is sort of the more important thing in it. I know we are all obsessed with numbers wherein 120/80, 130/80, 140/80, what is the normal blood pressure? Ultimately, for me, too low is not good, too high is not good, because both are a problem as far as older adults are concerned. So I would say ultimately research helps us in knowing better, but more we do research in Indian population, and it's underway. A lot of research is happening in the Indian population as well. The more results we will get to our population, because it's very easy to ape the West, but it's not the same, because the food they eat is absolutely different. I mean, if you have to give an example of the United States of America, I think they eat a lot of fast food as compared to us. We do not, our constitution, we do not eat a lot of them. I mean, if you see steak, beef, all these things that they eat, it has got red meat, it has got so much of risk of cardiac issues. We don't normally in our diet usually eat it. What I would say is it's not only about the salt here. So we should never get obsessed by these single things. Ultimately, your cardiac health will be directly proportional to what your salt intake is, what your water intake is, what diet you are taking. And if you are already having cardiac diseases, of course, the physical exercise and the medication that you're taking. So this is how that optimization will happen. But that is from a cardiologist perspective. From my perspective, if you're having other diseases also, I have to make sure that these drugs go in sync with that also. So it is easier said and done that everything will be okay, but this is how we break down every problem and try to give you the best solution, because everything has to be risk benefit. हॅलो डॉक्टर, थँक्यू. मला एक विचारायचं आहे. ड्रायफ्रूट, डायबिटीस आहे मला, पण ड्रायफ्रूट मध्ये काय काय घेऊ शकतो आपण? नहीं, यूजुअली ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, बट अगेन आपका डायबिटीज का कंट्रोल क्या है वो सब जाने बिना ये ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं? नहीं, कंट्रोल में है डायबिटीज, एकदम मिनिमम है. नहीं तो यूजुअली आलमंड सब अच्छे रहते हैं, वो ब्रेन के लिए. बादाम तो वैसे भी अच्छे रहते हैं. बादाम रात को भिगोने सुबह खाते हैं हम. हाँ, वो अच्छा ही है, बादाम अच्छा है, तो बादाम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अखरोट भी अच्छा है. हाँ, वो दोनों खा सकते हैं. पिस्ता खा सकते हैं. हाँ, तीनों कुछ हद तक सब खा सकते हैं. इतना याद रखिए कि ये सब, लेकिन वो काला खजूर जो है, खजूर नहीं खा सकते. हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है. बहुत ज्यादा खजूर नहीं खा सकते क्योंकि शुगर इंटेक रहता है उसमें. 2 दिन में 2, वही बोल रहा हूँ ना, 2. आप एग्जैक्टली मुझे बोलेंगे 2 खा सकते कि नहीं, बिना आपका हेल्थ जाने मैं नहीं बोल सकता हूँ. मतलब ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं बोलूँ कि आप 1 खा सकते हैं या 2 खा सकते हैं, बिना जाने कि आपका क्या शुगर है, कौन सी दवाई है. तो बहुत सारी चीजें होती है ना. पर इतना बोल सकता हूँ कि जितना कम खाते हैं उतना अच्छा ही.
अखरोट के बारे में और ये ड्राई फ्रूट के बारे में पूछना था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक What है। about fruits, doctor? Which fruits can be taken by a diabetes? Again, which fruits is not the right question. Quantity of fruits is important. There are a lot of fruits which have too much of sugar, but at the same time, for example, most vitamin C adding fruits have got, unfortunately, a lot of sugar. If you say you want, if you say that a doctor told you to take mangoes, the quantity of mangoes is important, because mangoes can have too much of sugar. But if you take a papaya, if you take small apple, if you take a small banana, that makes a difference. Quantity, I think, is very, very important. But if you already know, for example, things like sitafal, things like which are so high in sugar content, to say that, for example, I mean, there are so many times that our patients lose control, especially when the Alfonso season comes, because suddenly the diabetes, they start eating that and all the sugars go up. So it is very clear. So everything in control always works, but ideally the fruits which you can take include, even papaya is very good. Papaya sugar content is not that much. It's got good amount of roughage also. Watermelon, muskmelon, all these things have higher sugar content as compared to the other fruits. Small banana, small apple, usually these are fine. But do you make a difference between sugar and lactose? Again, sir, that is for another day to discuss, because we are going into absolute diet now. Because We will, I mean, what I would say is we will take a separate session on diet itself and let us break it down there, because if I go into the intricacies of that, then the main topic, that heart health, will sort of get diluted. Yeah, so this is, I think this is a very good chance, this is a very good subject, that diet related to heart or diet related to diabetes, that would be the great subject. Yeah, and we I will would say definitely have another session. cardiovascular health and diet we will try to take separately. Yeah, that specific we can do, cardiovascular health and diet. Yes, yes. Yeah. One more question relating to diabetes. You know, I am 84 years old. Now they say you cannot have same benchmark of sugar levels. Yeah, you cannot. See, actually, sir, what's happening, if you don't know, there is a session on diabetes which is happening on the 30th. So I think you should keep your questions for that. And because I am going to, and you might not have to ask them, because there are a lot of questions which I will answer in my talk itself. So I think on 30th you will get that information also. On 30th we are going to have a session on diabetes in older people only. So let us take those questions on that day. Yes, Okay. yes, definitely. Yeah. Thank you. Thank you. So I think with such a very good discussion, मुझे ये तो समझ में आ गया है कि सबको दिल की चिंता बहुत. Yeah, सच में. Yeah, it's really nice. सर आपको दिल से हमारी दुआ भी है, क्योंकि हम आपसे उम्र से बड़े हैं, हम सब लोग बुजुर्ग हैं, तो आपका अकाउंट हमारी दिल से शुभकामनाएं और शुभेच्छा आप स्वीकार कर दीजिए. जरूर. Yes, really. डॉक्टर के पास बहुत पेशेंस है, डॉक्टर के पास बहुत पेशेंस है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने सवाल किए, डेप्थ वाले सवाल किए, और मतलब ये हुआ कि सचमुच में बहुत स्पेसिफिक सवाल है लोगों के. और डायबिटीज वाला जो डॉक्टर प्रेम ने बताया कि वो तो कि हमारा 29 को है सेशन, डेफिनेटली यू कैन विल बी रेडी विद ऑल दोस क्वेश्चंस. उसमें भी हम लोग करेंगे. नाउ ये प्रोग्राम का समापन करने के लिए मैं शमा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ. शी विल डू द थैंक्सगिविंग, देन वी विल एंड दिस सेशन. हाँ, शमा से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मिस्टर दामले हैं और शमा भी है, तो आपको जो भी, अगर देखिए सबके प्रश्न हम नहीं ले सकते क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है, तो आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं वो ऑफलाइन भी आप उनको भेज सकते हैं. मैं जितना हो सके उस पर आंसर करने की कोशिश करूंगा. अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, कुछ पूछना है, तो आप फिर उनको बोल सकते हैं और वो मेरे टच में ला सकते हैं. क्षमा प्लीज.
Yeah, over to Shama. Start thanking. सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. We can listen to your voice. Yeah. तो मैं गुड इवनिंग, मैं सभी को थैंक यू बोलूंगी. सभी ने आज का सेशन बहुत पेशेंटली सुना है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए डॉक्टर प्रेम से. तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी मेंबर्स को मुझे भी सवाल पूछना था मैडम. मैं लेट आई लेकिन मुझे मुझे हार्ट अटैक आया है, इसलिए मुझे उनका हार्ट के ऊपर मेरा सवाल पूछना था. मेरा हार्ट खाली 25% चल रहा है. बोला. हॅलो, तुमचा प्रश्न मला लिहून पाठवा. डॉक्टर प्रेमकडे आपण तुमचा प्रश्न पोहोचवूया नक्की. आणि तुमच्या प्रश्नाचं मला उत्तर एवढंच विचारायचं. हा, ओके. पाठवा. ओके आपण डॉक्टर प्रेमला विचारूया. नो प्रॉब्लेम. ओके 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 सर. क्षमा, कंटिन्यू. हाँ, तो आपके कोई भी क्वेरीज होंगे, जैसे अभी नहीं पूछ पा रहे हो, फिर बाद में भी आप हमको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, फिर हम लोग डॉक्टर प्रेम तक पहुंचा देंगे आपका क्वेश्चन. तो हम आगे भी ऐसे ही सेशन रखेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम होगा. तो आप लोग आइए, ग्रेसफुल लिविंग को सपोर्ट कीजिए. हम ऐसे नए सेशन और लाते रहेंगे. बस आप लोग सजेस्ट करते रहिए कि हमको और क्या क्या करना चाहिए, और आपकी फीडबैक भी दीजिए. आपके फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. आप लोग का फीडबैक हम अपने न्यूज़लेटर में डालते हैं. जो न्यूज़लेटर हमारा मंथली निकलता है, जो ग्रेसफुल लिविंग एक्टिविटी करता है वही न्यूज़लेटर में आता है. तो आप लोग अपने टेस्टिमोनियल्स भी दीजिए, फीडबैक दीजिए, फिर हम वो भी उसमें डालेंगे. और हमारा सोशल मीडिया पे जो पेज है वहाँ पे हमारे रिकॉर्डिंग्स जाते हैं, जो भी सेशन होता है और जो भी सीनियर्स के वीडियो में फीडबैक होते हैं वो भी जाते हैं. तो आप लोग वो भी देखते रहिए. और कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे आप बोल सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ये भी सेशन रखें या कोई भी टॉपिक पर. थैंक यू सो मच. आप लोग आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. मला वाटतं कोणतरी रेडिओ सुरू आहे कोणाचा तरी. प्लीज थोडं थांबवा. तो साथ ही साथ एक और इंस्ट्रक्शन की 29 तारीख को डायबिटीज के ऊपर एक सेशन हो रहा है, जिसके लिए आपके सवाल तैयार रखेगा, या तो फिर सवाल भेज दीजिए. हम उन सवालों को डॉक्टर प्रेम को उनके सेशन में ही इंक्लूड करने के लिए बोलेंगे. सो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और उनको भी कुछ नया भी चीज उसमें आपके साथ में शेअर कर सकते हैं. खूप दिवसांनी आज काही मंडळी आले आहेत, त्यामुळे मी त्यांचं स्वागत करतो. दीपक तावडे आहेत, पल्लवी देसाई है, और बहुत सारे लोग हैं कि वो हरदम आते हैं, वो तो है ही. लेकिन अर्जुन धवन की बहुत दिनों के बाद में, तो उनका भी एक स्वागत है. उनको हम भी याद कर रहे थे, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया, बहुत सही तरीके से सुना. इसके लिए क्षमा ने आपको ऑलरेडी थैंक्स तो बोला ही है. तो ऐसे ही आप हमारे साथ में रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे सेशंस और भी फ्रूटफुल करते रहिए. तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा आज का सेशन 20 तालियों के साथ में हम लोग समापन करें. सारे लोग अपना कैमरा शुरू कीजिएगा. 2 तालियां, 20 हाथ, 20 तालियां, 2 हाथ, और हम हो सकता है या. तो हम शुरुआत करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छा किया. थैंक्स. या तर थोडं लवकर घेऊ शकत नाही का तुम्ही 4:30 वगैरे? नाही, सगळ्यांना नाही जमत नाही. माझा अचूक सोमवारी क्लास असतो, मला इतकं वाईट वाटतं मला येऊ शकत नाही म्हणून. बुडवा एक दिवस क्लास बुडवा ना.
गाण्याचा क्लास नाही बुडवू शकत ना. हा, मग तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट काय तुम्ही ठरवा, बरोबर की नाही? मला दोन्ही आहे. हा मग ठीक आहे. परत तुम्ही रिपीट करू शकत नाही ना.